अपडेटेड देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ नोएडा से मौजूद हैं मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर साहब एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और इस वक्त शायद सबसे प्रोमिनेंट पाकिस्तान वॉचर हैं इंडिया में। मेजर साहब, वेलकम टू द शो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए सर। थैंक यू। गौरव साहब, आप बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, इसकी क्या क्या वजह है? सो मेरे ख़ानदान का ताल्लुक़ लखनऊ से है और तो शुरू से ही ऐसा माहौल मिला वहाँ पे। और जो उर्दू ज़बान है, उर्दू तहज़ीब है, जैसा आप जानते ही हैं कि उसकी इब्तिदा लखनऊ से ही हुई थी। तो फिर वही लखनऊ में आज भी उर्दू का इस्तेमाल, उर्दू ज़बान, उर्दू बोली वहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो मैं इतना लखनऊ में रहा नहीं, लेकिन जो घर का माहौल है उससे यकीनन थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो हुआ हूँ मैं, तो इसीलिए थोड़ा सा बोल लेता हूँ सर। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ उर्दू सर। मैं कोशिश करता हूँ सीखूं और बोलूं। और क्या उस वक्त बहुत से लोगों को मौलवी साहब आके उर्दू पढ़ाया करते थे? क्या आपकी फैमिली में भी ये ट्रेडिशन थी? हाँ जी, वहाँ पे जो बड़े लोग थे या जो ख़ानदानी लोग थे, क्योंकि उर्दू एक ज़माने में सर आज से तकरीबन इंडिपेंडेंस की अगर हम पहले की बात करें, अगर हम उस ज़माने की बात करें, तो उर्दू वाज द लैंग्वेज। आज की तारीख में भी इंडियन कोर्ट्स में जो ज़बान इस्तेमाल करी जाती है ज़्यादातर उर्दू है। जो क्योंकि वो फ़ारसी वाज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और जो ख़ासतौर से ये तो खैर पूरे नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन सर जो ख़ासतौर से लखनऊ है, ये शिया रियासत थी। और यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो नवाब थे, नवाब साहब लखनऊ थे, और उनका जो ख़ानदान है पहले से उनका ताल्लुक़ ईरान से था सर। तो वो एक अपना ख़ास एक ख़ुसूसी कल्चर लेकर आए। तो जो भी घर में लोग थे, जो बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने उर्दू ज़रूर सीखी है। जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, उर्दू लिखते भी हैं, बोलते भी हैं सर। हमें नहीं आती लिखनी बोलनी, लेकिन अब ऐसा जब माहौल मिलता है तो इंसान खुद ही सीख लेता है, तो इसलिए ये हो गया। पंडित नेहरू की उर्दू बड़ी अच्छी थी। जी बिल्कुल सर। ये काफ़ी लोग जो पुराने थे, जो नॉर्थ इंडिया में बिलोंग करते थे, जिसको उर्दू को जैसे खेमे की ज़बान कहा गया है। ये कहा गया है कि एक सिपाही जो थे या कैंटोनमेंट्स में जो चलता फिरता जो लश्कर था, वो उर्दू बोलते थे। तो जहाँ जहाँ गए वो इंडिया की एक तारीख में शामिल है। और वो ख़ास तौर से जैसे लखनऊ है, भोपाल है, रामपुर है, महमूदाबाद है, दक्कन की उर्दू थोड़ी सी अलग है, हैदराबाद दक्कन की। वो आप उसमें थोड़ा सा एक उसमें ट्विस्ट देखेंगे, एक बड़ा प्यारा सा एक उसमें एक ट्विस्ट है। वो उसमें तेलुगु की टोन आ जाती है, लेकिन बड़ी प्यारी उर्दू है वहाँ की भी। तो हाँ, यहाँ पे सर बड़े बड़े लोग थे, जो पुराने लोग थे। अब वो चीज़ खत्म हो रही है यहाँ पे। अब उर्दू इतनी ज़्यादा, क्योंकि उर्दू की जो एक ज़माने में जो अखबार थे, जरीदे थे, अब वो भी छपना बंद हो गए, क्योंकि उर्दू की रीडरशिप बंद हो गई। जो उर्दू बोलने वाले थे वो अंग्रेजी बोलने लग गए हैं, क्योंकि एजुकेशन का ऐसा एक जिसको कह सकते हैं कि तूफान सा उठा हिंदुस्तान में सर। एक जिसको कहते हैं कि, और ये एक मिडिल क्लास इंडिया के लिए एक इमरजेंसी किस्म की सिचुएशन बन गई। एक ज़माने में बड़ा गरीब मुल्क था, और अगर आपको बेहतरी की ओर अपने ख़ानदान को ले जाना था, और अगर आप ऐसा चाहते थे, अगर आपकी ख्वाहिश थी ऐसी कि आपको बेहतरी की ओर ख़ानदान को ले जाना है, इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। और क्योंकि जो ज़्यादातर कॉलेजेस थे एक ज़माने में, जो टेक्निकल, आज भी ऐसा ही है, जो टेक्निकल डिग्रीज जो देते हैं वहाँ पे पढ़ाई क्योंकि अंग्रेजी में होती है, एक चीज़ बन गई कि इंग्लिश सीखो, तो अंग्रेजी लोग सीखने लगे। तो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो अभी भी तो ये सिलसिला फिर चलता चला आ रहा है। तो इसलिए ऐसा हो गया सर काफ़ी कि उर्दू में अब छपना कम हो गए, जरीदे भी छपना बहुत कम हो गए, अखबार भी बहुत कम छपते हैं, उर्दू लिखने पढ़ने वाले बहुत कम रह गए। बिल्कुल सही। अच्छा मेजर साहब, आप पाकिस्तान वॉचिंग की तरफ कैसे आए? पहले तो मुझे पता है कि सुशांत सरीन जो हैं वो दोस्त हैं मेरे, तो उनके वाले साहब ने ये शुरू किया था। तो अब तो काफी मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान वॉचर्स हैं इंडिया में, यू बीइंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस। तो आप किस तरह आए इस तरफ? सर ऐसा था कि मैं जब शुरू में इंटरनेट आया, तो मैं तो फौज से था, तो मुझे क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, तो वहाँ पे बिजली तो थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो मुझे कंप्यूटर चलाना आता नहीं था। जब मैंने जॉब पहला करा अपना, तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले थोड़ा सा एक्सेस मिला इंटरनेट का। तो मैंने फिर
सर्च करा थोड़ा बहुत और मुझे don.com के बारे में पता लगा। अयाज अमीर साहब के आर्टिकल्स मैंने पढ़ना शुरू करे, फिर मैंने नजम सेठी साहब के मैंने आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करे, और इस तरीके से एक क्योंकि हर समय जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को स्टडी करा था फौज में, वो हमने पाकिस्तान का, हम लोग ऑर्बैट बोलते हैं चौधरी साहब, ऑर्बैट यानी कि ऑर्डर ऑफ बैटल। तो हमारे कौन सी ब्रिगेड हैं, कौन से डिवीजन है, पाकिस्तान की कौन सी ब्रिगेड, कौन से डिवीजन, कौन से कोर, कौन सी बटालियंस हैं, ऑर्डर ऑफ बैटल क्या है पाकिस्तान का, उस नुक्ता नजर से हर समय पाकिस्तान को स्टडी करा गया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सिविल लाइफ में आया, जब मैंने फौज छोड़ी, तब पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पाकिस्तान जिसको कहते हैं कि वहां पे तहजीब कैसी है, वहां पे सूबे कितने हैं, वहां पे किन किस्म के लोग हैं, वो कौन सी जबान बोलते हैं, कौन से खाने खाते हैं, उनकी मेहंदी में जो रसूमात हैं वो कौन सी हैं, ये सारी चीजें मैंने स्टडी करना शुरू करी। लेकिन शुरुआत हुई थी आयाज अमीर साहब के आर्टिकल से। मुझे याद है वो डॉन में लिखते थे एक जमाने में सब, तो तब से मुझे याद है कि उनके आर्टिकल से शुरुआत हुई मेरी। जी, बहुत से जो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग जो सीएसएस करना चाहते हैं, मुकाबले का इम्तिहान देना चाहते हैं, वो भी अयाज अमीर को बड़े शौक से पढ़ते थे, कि इसलिए कि वो बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं। अब तो वो अंग्रेजी नहीं लिखते, अब तो वो दुनिया टीवी पे आते हैं, तो लेकिन उनकी अंग्रेजी शायद पाकिस्तान में सबसे अच्छी अंग्रेजी वही लिखते थे जी। और वो भी आपकी तरह एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है, उन्होंने जल्दी मिलिट्री छोड़ दी थी एज कैप्टन। जी। फिर वो सियासत में भी रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, क्या पाकिस्तान में कोई हैं इंडिया वॉचर्स? सर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जरूर होंगे इंडिया वॉचर्स, मैं इससे इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये बात सच है कि पाकिस्तान में इतना स्टडी नहीं है जितना इंडिया में पाकिस्तान का स्टडी है। पाकिस्तान का एक ऑब्सेशन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ है, और एक इंडिया को एक लेंस से खास तौर से देखना, उसमें 3-4 लेंस हैं पाकिस्तान के। एक पार्टीशन का लेंस है जिससे अक्सर देखते हैं, एक इंडिया की इकोनॉमी के लेंस से देखते हैं, इंडिया की डिप्लोमेसी के लेंस से देखते हैं, इंडिया में जो बातें चलती हैं भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, आरएसएस की, हिंदुत्व की, उस लेंस से देखते हैं। मुसलमान भारत में कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, सक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल नहीं हैं, पैसा है उनके पास नहीं है, उस लेंस से ज्यादा देखा जाता है। लेकिन भारत को एक जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स के लेंस से मैंने कम देखा है पाकिस्तान में। और इनफैक्ट बड़े ताज्जुब की बात है कि इवन सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को मैंने ये नहीं देखा कि कोई डीप स्टडी करे पाकिस्तान की। जैसे इंडिया में जो है थिंक टैंक्स वाले, वो अगर पाकिस्तान को समझेंगे तो पाकिस्तान की जो पुराने मिलिट्री ऑफिसर्स ने किताबें पढ़ी हैं वो भी पढ़ी होंगी उन्होंने, पाकिस्तान को समझने के लिए उन्होंने कुरान शरीफ भी पढ़ी होगी, उन्होंने हदीसें भी पढ़ी होंगी, अल बुखारी भी पढ़ी होगी, उन्होंने अपनी तरफ से जो स्टडी कर सकते हैं, जो मुमकिन है, वो डीप स्टडी की किसी तरीके से माइंडसेट। जैसे मेरा किसी सरकारी इदारे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मैं जब से यूट्यूब आया तो फिर यूट्यूब में जाके ये देखना कि खाना किस तरीके का खाते हैं, बोली कैसी है, पंजाबी उर्दू कैसी है, सिंधी उर्दू कैसी है, बलोच उर्दू कैसी है, ये जानना, पाकिस्तान को समझना। मैं ये समझता हूँ चौधरी साहब, हर एक मुल्क की लहरें जैसी होती हैं, भारत की भी हैं, पाकिस्तान की भी हैं, चीन की, अमेरिका की, ब्रिटानिया की लहरें हैं। वो लहरें समझना कि मुल्क कैसे बहता है, कैसे सोचता है, मुझे कम ऐसा लगता है। हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो, कोई नाम मुझे नहीं जहन में इस वक्त आ रहा हो, लेकिन हाँ चौधरी साहब मुझे ऐसा लगता है साहब कि थोड़ा सा स्टडी कम है। इंडिया में काफी स्टडी है पाकिस्तान की, काफी स्टडी है चाइना की, रशिया की। यहाँ पे पूरे के पूरे थिंक टैंक्स हैं, और अगर कोई पाकिस्तान में भी काफी अच्छे थिंक टैंक्स हैं, लेकिन फिर या तो मीडिया में नहीं आते या इतना लिखते नहीं है। एक प्री कंसीव्ड नोशन है इंडिया के बारे में कि भारत है तो ये होगा, भारत ऐसा होगा। लेकिन जिसको कहते हैं ना फ्लेक्सिबल इंटेलेक्चुअल, एक रिगरस स्टडी करना, किसी की एक फ्लेक्सिबिलिटी दिमाग में रख के, वो मैंने कम देखी है। हो सकता है मेरी नजर से कुछ छूट गया। जी बिल्कुल सही है, मेरा भी इंप्रेशन यही है कि हमारे यहाँ एकेडमिकली जो है इंडिया को स्टडी नहीं किया गया। मेरे एक जानने वाले हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने एक बीजेपी पे पीएचडी का थीसिस लिखा है, जो अच्छा थीसिस है, लेकिन उनको भी मैं नहीं कह सकता कि वो पाकिस्तान इंडिया वॉचर हैं, इसलिए कि वो इंडिया गए तक नहीं। तो जब तक आप लोगों से मिले ना, उनसे मुलाकात ना करें, तो आप नहीं समझ सकते किसी पार्टी को, किसी मुल्क को। तो बहरहाल वो एक कोशिश थी। लेकिन
थिंक टैंक्स भी हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको हमारा मीडिया जानता हो एज एन इंडिया एक्सपर्ट और उससे गाइडेंस लेते हो कि भाई आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप समझते हो इंडिया की इकोनॉमी को, मुआशरे को, बाकी चीज़ों को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो हैं, आप जी इतना क्लोजली वॉच करते हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट हर्डल, क्या ऑब्स्टिकल है सबसे बड़ी आपके ख्याल में? सर, कश्मीर है। कश्मीर? कश्मीर सबसे बड़ा हर्डल है दोनों की तरफ से, ओके। पाकिस्तान की भी तरफ से और भारत की भी तरफ से। अ, अ, इसमें ऐसा है सर कि कोशिशें करी गई पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी कि मामला सुलझे, लेकिन सच तो ये है, अगर मैं बिल्कुल सच बोलूं, मुझे लगता नहीं है कि मामला सुलझने वाला है। अ, मुझे बहुत ताज्जुब होगा अगर मेरी जिंदगी में जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये सुलझ जाए, तो मुझे बहुत ताज्जुब होगा सर। ये सुलझने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि कश्मीर इज द बिगेस्ट। भारत ये कहता है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं भारत में। पाकिस्तान का ये कहना है कि कश्मीरी मुसलमानों पे जुल्म होता है भारत में, और दोनों एक दूसरे की टेरिटरी क्लेम करते हैं। तो ये तो एक सतह के तौर पे ये बयान ठीक है जो मैं कह रहा हूं, इस बयान में कोई गलती नहीं है। दोनों एक दूसरे को कश्मीर के लेंस से देखते हैं, ये बात सच है। लेकिन बीच में इंडिया में एक चीज डेवलप हुई है पिछले 2 या 3 साल से। आपने पता नहीं ये बात आपने गौर की कि नहीं की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दिया। अब इनडायरेक्ट रेफरेंसेस होते हैं, और भारत को ऐसा लगने लगा कि खासतौर से जब से 370-35 से हटाया भारत ने, तब से चौधरी साहब ये लगने लगा भारत में कि हमें पाकिस्तान से शायद बात करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जो इमरान खान साहब का फैसला था कि हम भारत से बात नहीं करेंगे, जो खान साहब का फैसला था कि हम भारत से बात नहीं करेंगे जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेता, ये भारत में कई लोगों ने बहुत सेलिब्रेट करा इस चीज को। क्योंकि जब आप भारत से बात ही नहीं करेंगे तो कश्मीर का मुद्दा आप रेज कैसे करेंगे? आप तो बात ही नहीं कर रहे। तो भारत में ये लोगों ने, काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेलिब्रेट करा और कि अच्छा था। और अभी भी जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं भारत में, उनको ऐसा लगता है कि अगर खान साहब उसको, ये जो आपके बाइपोल्स हुए थे जिसमें 20 सीटें थी, जिसमें 15 खान साहब लेकर गए, पीटीआई लेकर गई, उसको भारत में बहुत क्लोजली वॉच करा गया है। और काफी लोगों ने, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़े सीनियर आर्मी जनरल और सीनियर डिप्लोमेट के साथ मैं 3-4 दिन पहले लंच कर रहा था, और 3 दिन पहले मैं लंच कर रहा था जब ये इसके बारे में डिस्कशन हुआ, और उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा अगर भारत के ऊपर एहसान करा है पाकिस्तान ने, वो ये करा है कि खान को पंजाब के इलेक्शंस जिता दिए हैं। और ऐसा तासुर है, ऐसा एक सोच है कि जब भी हो, आज हो, अगले साल हो, जब भी हो नेशनल इलेक्शंस, उसमें चांसेस खान साहब की जीतने की काफी बेहतर हैं। और एक खास तबका है भारत में जो ये चाहता है, और तबका काफी बड़ा है। तो सिर्फ इसको तबका कहना उस सेंस में कि ज्योग्राफिकली या न्यूमेरिकली लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे लोग हैं जो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए यही है कि खान साहब आए, कश्मीर के लिए, हमारी डिप्लोमेसी के लिए, हर एक चीज के लिए। आपने कश्मीर के हवाले से बात शुरू की तो मुझे याद है अर्ली 90s में हमारे एक सीनियर कालम नवीस थे, उन्होंने न्यूज़ में एक कालम लिखा कि तुलसा रोड रावलपिंडी पे उन्होंने एक दुकान पे लिखा हुआ देखा कि मसला कश्मीर के हल तक उधार बंद है। तो वही जी फीलिंग है कि लोगों को लगता है कि मसला कश्मीर जो है वो कभी हल होने वाला नहीं है। जी तो आपके ख्याल में क्या एक ऐसी, कुछ लोगों का पाकिस्तान में ख्याल ये है कि मसला कश्मीर का प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हल यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को आप इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें और लोगों के लिए आने जाने की आसानियां पैदा करें और इंडिया पाकिस्तान ट्रेड करें और बाकी चीज़ों में आगे बढ़ें। लेकिन वो हल, एक ऐसा तबका है, छोटा सा तबका है, शायद वो इतना आर्टिकुलेट नहीं करता इस व्यू को। तो इंडिया में भी ऐसा एक तबका तो था ना जो कहता था कि भाई लाइन ऑफ कंट्रोल को आप मुस्तकिल बॉर्डर बना दें और दैट इज द ओनली सोल्यूशन। जी बिल्कुल ठीक आपने, चौधरी साहब आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक तबका हुआ करता था एक जमाने में, अब वो तबका ना के बराबर है। और एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है
सिर्फ पॉपुलेशन का नहीं, हमारे थिंक टैंक्स का, हमारे पॉलिसी मेकर्स का, जो कह रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। 1994 में इंडियन पार्लियामेंट में ये एक फैसला लिया गया कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का हिस्सा है और भारत उसको वापस लेगा। और ये पार्लियामेंट के थ्रू पास करा गया हमारे, with a thumping majority in parliament. This was passed and इसमें किसी ने इसकी खिलाफवर्जी नहीं करी, किसी ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। एक इक्के दुक्के कोई लोग होंगे दाएं बाएं, लेकिन ज्यादातर लोग दे वोटेड इन फेवर ऑफ इट। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो वाली बात जो मुशर्रफ साहब के जमाने में एक बात हुई थी कि मुशर्रफ साहब आगरा आए थे और वो समिट था और वाजपेयी जी थे और वो आगरा में मिले थे, तो मुझे ऐसा लगता है चौधरी साहब की अब वो दिन चले गए कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल को लोग मान लें कि ये कि क्योंकि स्टेक्स बहुत बढ़ गए हैं। और आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है इंडिया में। इंडिया की जो पिछले 10-15 साल से जो प्रोग्रेस हुई है, और खासतौर से जब से मोदी जी आए हैं, जो उन्होंने इंडिया की जो हमारे सफारत खाने हैं, जो हमारी डिप्लोमेसी है, जो हमारी इकोनॉमी है, जिस तरीके से उसको सुपरचार्ज करा है, अब इंडिया को लग रहा है कि क्यों ये हमें करने की क्या जरूरत है। हमें, जैसे आपने ट्रेड की बात करी, अब मैं मानता हूं कि ट्रेड एक लेवल पे होनी भी चाहिए, लेकिन अगर मेरे मानने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं मानता भी हूं ये ट्रेड, अगर हम ऐसे ले लेते हैं इस चीज को, रादर देन सेइंग कि मैं मानता हूं, चलिए अगर मैं मानता भी हूं, बात यह है कि भारत में ये सोचा गया है, इवन एट द गवर्नमेंट लेवल ये सोचते हैं लोग कि क्यों कर रही है हमें क्या बेनिफिट है पाकिस्तान की ट्रेड से। हमें कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हुए हैं पिछले साल, 400 अरब से ज्यादा नॉन आईटी एक्सपोर्ट्स हुए हैं, उसमें से 150 अरब और जोड़ दीजिए आईटी के, तो इट क्रॉसेस $500 billion, जो कि लोग कह रहे हैं कि अगले 5 साल में इट विल क्रॉस $1 trillion अ ईयर, जो एक्सपोर्ट्स की बात है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये तो बिना पाकिस्तान के है। एक जमाने में फिल्म इंडस्ट्री थी हमारी, तो फिल्में बैन हो गई पाकिस्तान में। अब वही हमारी जो फिल्में, एक जमाने में हम कहते थे कि 100 करोड़ की फिल्म है या 150 करोड़ की फिल्म है जिसने 150 करोड़ का बिजनेस करा है, अब फिल्में हैं जो हजार करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में बन रही हैं। तमिल तेलुगु की फिल्में हैं जो ग्लोबली 1000-2000 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, और ऐसी कई सारी फिल्में हैं। तो फिर ये बोल दिया कि पाकिस्तान एज अ मार्केट, ठीक है, एक खास किस्म के जो ट्रेडर्स हैं जो नॉन टेक्निकल गुड सप्लाई करते हैं। आप ये भी देखें ना, इंडिया क्या सप्लाई कर रहा है दुनिया को, उसकी भी वो जो पूरा, मैं कह रहा हूं कि उसका वो जो पाए है, एक जमाने में उसमें टेक्निकल और आईटी रिलेटेड कम था, और नॉन टेक्निकल और आईटी रिलेटेड बहुत ज्यादा था। वो जो आईटी का पाए है वो बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे। तो अब बात ये है कि अगर सब लोग इंडिया में, जो ट्रेडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, अगर वो पैसा बना रहे हैं बिना पाकिस्तान को सप्लाई करे हुए, और उनको जो पैसा मिल रहा है वो, अगर वो यूएई भेज रहे हैं, सऊदी भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, अब कश्मीर के सेब डायरेक्टली सर वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में, आप कश्मीर से, हमें तो मिलते नहीं है कश्मीर के सेब, कम ही मिलते हैं हमें। दिल्ली में गंदी क्वालिटी वाले आते हैं, जहां तक मैंने देखा है। कश्मीर के बागों से डायरेक्टली वो सीधा आउट यूएस, अमेरिका चले जाते हैं, तो वहां पे डॉलर्स आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हमें क्या फायदा अगर हम मतलब ये एक सोच है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इससे अग्री करता हूं कि नहीं करता, मैं ये बता रहा हूं, सोच है। अच्छा मेजर साहब, दोनों मुल्कों की इकोनॉमीज को आप कैसे कंपेयर करते हैं? आप काफी क्लोजली जो है इन चीजों को भी देखते हैं, आपने अभी भी कुछ स्टेटिस्टिक्स दिए। मतलब मैं देख रहा था कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो कोई 600 बिलियन के करीब हैं, और हमारे जो हैं 12, 13, 14 पे चले जाएं तो हम बड़ा सेलिब्रेट करते हैं उसको। जी, मुझे ऐसा लगता है कि और मैं चौधरी साहब बड़े जिम्मेदारी से बात ही कह रहा हूँ, मुझे लगता है, और ये बात मैंने एक और शो में कही थी पहले, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। किसी को जरूरत नहीं है कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे। कहा जाता है कि हिंदू ने करी, यहूदी ने करी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसी जरूरत है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश करे। आपके पास देखिए, मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ चौधरी साहब आपको। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, आपने नाम सुना होगा, और कुछ समय पहले तक आपके थे शाह महमूद कुरैशी साहब। जयशंकर साहब पॉलिटिशियन नहीं है, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, उन्हें किसी सूबे का उनको किसी भी सूबे का उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, उनको नहीं बनना है।
लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब वो मुल्तान की सियासत में और पंजाब की सियासत में, और तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में जबरदस्त डिप्लोमेट्स नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान में बैठे ही लोग पाकिस्तानियों की टांग खींचेंगे तो फिर किस तरीके से काम, फिर तो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। वही पाकिस्तानी पाकिस्तान से निकल के जब बाहर जाते हैं तो जबरदस्त काम करते हैं, वही पाकिस्तानी जब यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो दे बिकम टॉप सर्जन्स, दे बिकम टॉप डॉक्टर्स, दे बिकम टॉप इंजीनियर्स। फिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि माहौल नहीं है। जो हम कहते हैं ना, मिट्टी इतनी जरखेज नहीं है जितनी समझी जाती है। मिट्टी तो आप और हम ही बनाते हैं ना अपने मुल्क की, और तो ऐसे कोई बनती नहीं है मिट्टी, आप और हम बनाते हैं। तो जैसे इकोनॉमी है इंडिया की 600 अरब डॉलर की, या फिर $500 ट्रिलियन का, उससे ज्यादा का एक्सपोर्ट है इंडिया का, और ये सब जो चीजें हैं, अब इंडिया में जिस तरीके से ऑल्टरनेट एनर्जी की बात करी जा रही है, एनर्जी सिक्योरिटी की, कि ऑयल से हम कम चले आए। पर एक आखिरी चीज मैं बताऊंगा साहब, ये इकोनॉमी का खेल तो बहुत बाद में हुआ चौधरी साहब, जब भी इकोनॉमी का खेल हुआ चौधरी साहब, इंडिया की ये जो आज की बात कहते हैं ना, पाकिस्तानी की बड़ा इंडिया न्यूट्रल रहता है, और रशिया से S-400 भी खरीद लिया, तेल भी खरीद लिया, अमेरिका के साथ क्वाड में भी है। ये इंडिया का बहुत पहले से है। जब इंडिया के पास पैसे नहीं थे, जब हमारा सोना गिरवी रख दिया था, जब हम लोग $1 अरब पे हम लोग आ गए थे और हमारे खजाने बिल्कुल खाली हो गए थे, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे, एक जमाना वो भी था, वो बड़े काले दिन है जो भारत में देखे। और एक बार इंडिया IMF के प्रोग्राम में गया, उसके बाद नहीं गया। पर चौधरी साहब, तब से अगर आप देखें, इंडिया का एटीट्यूड बदला नहीं है, थोड़ा सा स्केल बदल गया है इंडिया का सोचने का। जो इंडिया बड़े सगीर तक सोचता था, अब इंडिया पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है। लेकिन इंडिया का एटीट्यूड वही है। उस समय भी इंडिया यूरोप से ट्रेड करता था, इंडिया कभी ब्लॉक्स में नहीं गया, क्योंकि अच्छा, आप तो लिखते भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, तो चौधरी साहब मैं आपको जर्नलिज्म से एक एग्जांपल देता हूं। सबसे ज्यादा पढ़ा कौन सा अखबार जाएगा, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कौन से जरीदे को होगी, जिसको आपको लगता है कि वो जिसमें क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट? तो क्रेडिबिलिटी उसी मुल्क की होती है सर जो न्यूट्रल है। और हिंदुस्तान को जब अमेरिका बोलेगा कि तुमने ईरान से तेल नहीं खरीदना है, तब इंडिया जाके ईरान से एक बार तेल जरूर खरीदेगा, जबकि ईरान के तेल खरीदने की भारत को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज टू पास होम अ मैसेज दैट वी आर अ सॉवरेन नेशन। अमेरिका ठीक है, आप दुनिया के सबसे बड़े, मैं कह रहा हूं, चौधरी हो, सुल्तान हो, जो भी हो, लेकिन यू कैन नॉट डिक्टेट टू इंडिया। ठीक है, हो सकता है हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना चीन के पास है, हमारा पैसा इतना नहीं है जितना अमेरिका के पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे। तो ये एक थिंकिंग है इंडिया की। अच्छा, इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो है कोई 3.2 ट्रिलियन, जी जी और अभी आपका क्या है, 5 ट्रिलियन तक ले जाने का प्लान है विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स, क्या है? जी 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 5 ट्रिलियन का है प्लान, और उसमें से मैं आपको बताता हूं, अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अनाउंस करा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी अगले 5 साल में 1 ट्रिलियन की कर देंगे वो। ओनली 1 स्टेट, उत्तर प्रदेश की। और वहां पे बड़े माइक्रोसॉफ्ट के और बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ पे कैंपसेस खुले हैं, और IT को और मैन्युफैक्चरिंग को जोर दिया जा रहा है, फिल्म सिटीज खुल रही हैं। तो ये उन्होंने बोल दिया कि हम यूपी की इकोनॉमी अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन की, सिर्फ उत्तर प्रदेश की, जिसकी आबादी लगभग पाकिस्तान जितनी है, उसकी हम $1 ट्रिलियन उसका हम इकोनॉमी कर देंगे, और बाकी इंडिया ये क्रॉस करेगा सर $5 ट्रिलियन, जिस ट्रैजेक्टरी पे भारत को लगा दिया है। ब्यूरोक्रेसी, अब मैं बताता हूं सर, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी 1 विंडो क्लियरेंस है, ऐसी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं सरकार ने। और ये शुरू हुआ था जब नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये ट्रेजेक्टरी आज की नहीं है जो लोग समझते हैं कि आज की है। मोदी जी ने तो इसमें, जिसको कहते हैं ना कि करंट छोड़ दिया, मोदी जी ने क्या करा कि नई नई चीजें लाए, इनोवेटिव स्कीम्स लाए, और इकोनॉमी में जैसे बिजली दौड़ा दी। उन्होंने बोला कि आपको चाहिए क्या, तो साहब कम ब्यूरोक्रेसी चाहिए, डन। ये कानून नहीं होना चाहिए, डन। सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, डन। एक्सेस टू फाइनेंस होना चाहिए, डन। टैक्सेशन का ये होना चाहिए, डन। हर चीज जब ऐसे डन करके लगातार होती रहेगी तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगी। और ये गवर्नमेंट ने करा है कि गवर्नेंस कम हो हर चीज में। जो गवर्नमेंट है वो, यानी कि इन द सेंस की लेस ऑफ गवर्नेंट, मतलब इन द सेंस की जो गवर्नेंस है वो सही चीजों में हो, हर चीज में नहीं कि सरकार हवाई जहाज भी चला रही है। अब एयर इंडिया
50,000 करोड़ से ज्यादा का उसका डेट था एयर इंडिया, जब सरकार चला रही थी। सरकार ने उसको टाटा को बेच दिया, बोला कि आप चलाइए। सरकार का काम नहीं है हवाई जहाज चलाना, होटल चलाना, ये सब चलाना, ये प्राइवेट इंडस्ट्री का काम है। तो टाटा चला रहे हैं एयर इंडिया को। तो ये हुआ है भारत में। तो हमारे यहाँ टाटा और बिरला का नाम जो है बड़ा नेगेटिव तरीके से लिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि इनकी जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है इन दोनों फैमिलीज की? मसलन टाटा का मुझे पता है कि इतने स्कॉलरशिप्स वो देते हैं, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उन्होंने कायम किए हैं। परवेज हुद भाई के बकौल जो उनका टाटा रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च का जो इंस्टीट्यूशन है वो आईआईटी से भी बेहतर है। सर ऐसा है कि टाटाज का आज से नहीं सर, 100 साल से ऊपर से नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा हाथ रहा है। मुझे नहीं पता कि एक नेगेटिव इमेज क्यों है टाटा और बिरलाज की। बिरलाज ने तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट काफी हद तक फंड भी करी थी, बिरलाज ने, जहां तक मेरी नॉलेज जाती है। और टाटाज ने हर समय लोगों की मदद करी है। इनके सोशल वेलफेयर स्कीम्स बहुत हैं। मैं खुद एक से, और सिर्फ टाटा बिरला तक ही महदूद नहीं है, मैं एक कंपनी में काम कर चुका हूं जिसका नाम है विप्रो। अजीम प्रेम जी की? जी जी, प्रेम जी साहब, वो मेरे बॉस के बॉस हुआ करते थे। ही वाज माय बॉस's बॉस। मैं डायरेक्टली एएचपी को रिपोर्ट नहीं करता था, लेकिन वो मेरे बॉस के बॉस थे। और विप्रो का भी ये कल्चर है कि अरबों डॉलर उन्होंने लोगों के वेलफेयर में खर्च कर दिया। तो ये इंडिया में एक है। ये अभी अदानी ग्रुप ने बोला है कि 60 इयर्स, जब गौतम भाई अदानी 60 साल के हुए, तो उन्होंने बोला कि 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ रुपीस की जो अदानी का जो वो लोग वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं एनजीओ के अपने, उसको उन्होंने दे दिए 60,000 करोड़ रुपए, बोला कि लोगों की भलाई के लिए। तो ये कल्चर है। ये आप पुराने देखेंगे, लाहौर में भी अस्पताल आपको दिख जाएंगे पुराने, कुछ आपको दिख जाएंगे पाकिस्तान में ना, वो किसी के नाम के, लाला फलाने के। तो वो कल्चर है यहाँ पे, वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ लोग ना। देखिए गंगाराम जो है बहुत मशहूर हॉस्पिटल है लाहौर का। दिल्ली में भी है सर, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में भी है वो। जी जी, तो ये है, कल्चर है सर। तो पाकिस्तान जो है, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे देखते हैं? क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसके? सर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हैं, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो चीज है पाकिस्तान में सर, जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए एज एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर, आपका जो डुअल पासपोर्ट का सिस्टम है सर, सबसे पहले आप इसको खत्म करें। क्योंकि अगर आप ये देखें कि कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास दो पासपोर्ट हैं, या आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है, या एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अमेरिका के सिटीजन है सर, फिर तो नहीं चल सकता वो, क्योंकि लॉयल्टी डिवाइड हो जाती है। इसका इकोनॉमी पे डायरेक्ट असर पड़ता है, ये बात सच है, डायरेक्ट असर पड़ता है। तो अगर हम बात करें टैक्स बेस की, वो इंक्रीज करने की जरूरत है। और जो फंड, ये बोरोड ग्रोथ है ना सर, चौधरी साहब, जो बोरोड ग्रोथ है वो चलती नहीं है ज्यादा। अभी भी जैसे पाकिस्तान में बोला कि $2.5 अरब चीन से आ गए, और आईएमएफ के प्रोग्राम से इतने पैसे आ जाएंगे, फिर $10 अरब हम यहाँ से ले लेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं डॉन पढ़ता रहता हूँ, जियो न्यूज पढ़ता रहता हूँ, और पाकिस्तान के 1, 2, 3 अखबार मैं रोज पढ़ता हूँ। और पर किसी ने आज तक, किसी भी सियासतदान ने शेयर नहीं करा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और मजीद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, पर किसी ने कभी शेयर नहीं करा, पार्लियामेंट में तो बिल्कुल नहीं करा, कि साहब जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं इकोनॉमी के, उसको हम दूर कैसे करेंगे। क्योंकि अगर वहां पे आप नहीं गए, जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं इकोनॉमी के, तो आप, ये फिर सिलसिला चलता रहेगा। एक ना एक दिन, जरूर एक दिन आएगा जब लोग बोलेंगे कि ठीक है साहब, अब आपके पास क्या है देने के लिए। आपने एयरपोर्ट्स अगर गिरवी रख दी है, आपने मोटरवेज गिरवी रख दी, आपने F9 का पार्क गिरवी रख दिया, आपने और भी चीजें गिरवी रख दी, तो अब बताइए, चलिए हम आपकी न्यूक्लियर एसेट्स की बातें करते हैं। ये होगा एक दिन, अगर पाकिस्तान अभी, तो मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के पाकिस्तान के, वो कमजोर हैं, जबकि पाकिस्तान में टैलेंट है, और अगर पाकिस्तान चाहे तो बिल्कुल ठीक कर सकता है विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। दूसरी चीज, तीसरी बात ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान में डिपेंडेंस है कि ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर भेजेंगे सर। वो जैसे हम खाने के साथ ना सलाद खाते हैं, प्याज खाते हैं खाने के साथ ना, वो हो सकता है, लेकिन वो मेन डिश नहीं हो सकती। You cannot depend upon overseas Pakistanis to send you money. वो भेज रहे हैं, वो अलग बात है। मेजर साहब, ये बात मुझे भी बहुत खटकती है कि इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे हैं कि 90 लाख जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को चला रहे हैं। जो यहाँ 21 करोड़ हैं, जो वो क्या झक मार रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वही सब कुछ कर रहे हैं, वही पाकिस्तान को चला रहे हैं। नहीं साहब, यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो आसानी से पैसा आ रहा है, उस पैसे के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब किसी के माँ बाप यहाँ पे हैं,
किसी के रिश्तेदार यहाँ पे हैं, तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि जी बाहर हमारा बच्चा गया है, वो सक्सेसफुल है, वो पैसे भेजेगा। तो दिस इज नॉट अ प्लान। ये ऐसे इकोनॉमी नहीं चल सकती। ये ठीक है, ये आ रहा है, ये एडिशनल है, एंड दिस इज वेलकम। इंडिया में भी आता है बहुत, एंड इट इज वेलकम इन इंडिया। इंडिया में भी कोई मना नहीं करता इसको। लेकिन बात यह है कि आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी सर। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं पाकिस्तान, अभी तो आईएमएफ के कहने पे जो बढ़ा दिए हैं उनको छोड़ दीजिए, उसके पहले भी ये इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स की मारामारी 10-15 साल से, तो मैं पढ़ रहा हूँ इंटरनेट पे कि 10-15 साल से इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। और वो भी तब है जब आप देने को तैयार हैं पर यूनिट रेट, लेकिन फिर भी वो अवेलेबल नहीं है। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिर किस तरीके से काम कर लेगा सर। वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे बड़ी चीज है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी मुझे लगता है लैक करती है। एक और जो पॉइंट है, मेरा आखिरी पॉइंट है सर, पॉइंट नंबर 5 इज एजुकेशन सर। क्योंकि एजुकेशन और इकोनॉमी डायरेक्टली लिंक्ड है। वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस पाकिस्तान ने नहीं बनाए। और मैं अक्सर अपने पाकिस्तानी दोस्त हैं मेरे, उनसे ये कहता हूं कि काश अगर पाकिस्तान सऊदी अरब से ये कहता कि तुम पैसे मत दो, जैसे इंडिया की आईआईटीज हैं, तुम ऐसी 5 आईआईटीज बना दो, पैसा हमें नहीं चाहिए, खुद आके बना दो, अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दो, अरब से लोग आएंगे वो बनाएंगे, बस हमें बना के दे दो, पढ़ा हम लेंगे। काश अमेरिका से ये बोलते कि मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स खोल दीजिए। काश यूएई से बोलते कि डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा दीजिए, क्योंकि सिंध में और बलूचिस्तान में पानी का बड़ा मसला है, डिसैलिनेशन के प्लांट्स हमारे लिए 50-100 लगा दीजिए। एक स्ट्रक्चरल तौर पे इकोनॉमी मजबूत हो जाए। लेकिन बोरोड ग्रोथ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है पाकिस्तान का ना, कि बाहर से पैसा आ जाएगा तो फिर काम बन जाएगा। वो दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्लान सर। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग उससे नहीं हो पाएगी। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। मतलब अभी पिछले 15-20 साल में यूनिवर्सिटियों की तादाद में तो बहुत इजाफा हुआ है, उसमें सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस नहीं है, लेकिन उतनी तादाद में प्राइमरी स्कूल्स में इजाफा नहीं हुआ। ये भी एक बड़ा मसला है। जी सर, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो अक्सर मैं सुनता हूँ हसन निसार साहब यही कहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन इज द की। और मैं उनकी बात मानता हूँ, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। मैं उनकी 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 बात बिल्कुल सच है कि प्राइमरी एजुकेशन इज द की टू एनी कंट्री। जैसे भारत में जैसे स्कूल्स बना रखे हैं, हमारे भी कुछ ऐसे बच्चे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारत में सभी लोग पढ़ रहे हैं और सभी लोग एजुकेटेड है, ये सच नहीं है। लेकिन हाँ, भारत जानता है कि ये जरूरी है और इस पे पैसा लगाया जा रहा है और इस पे मेहनत करी जा रही है। और भारत में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं सर एजुकेशन को लेके। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि नहीं सभी बच्चे यहाँ से आईआईटी से गुजर रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आईआईटी जो है इट फॉर्म्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। लेकिन आईआईटी के अलावा भी यहाँ पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस हैं, और हायर इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग हैं जो कि जबरदस्त काम कर रहे हैं। दे आर गिविंग आईआईटीज वेरी टफ कंपटीशन। मैनेजमेंट की साइड में ले लीजिए, हमारे आईआईएम्स हैं सर, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और ये जो आप देखते हैं कि इंडिया में जो इंडिया के जो सीईओज लगे हुए हैं सर बाहर, बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी, ये सब यहीं के तो पढ़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि सहरा जो बनना चाहिए, वो मुझे लगता है कि इंडिया के जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं सर, मुझे लगता है उनके सर ये सहरा बनना चाहिए। क्योंकि अपना पेट काट के एक रोटी कम खा के अपने बच्चों को वो तालीम दी है कि उनका बच्चा आज जाके ट्विटर का सीईओ बन गया सर, या उनका बच्चा गूगल हेड कर रहा है। लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, माओ ने अपने जेवर बेच दिए सर। लोगों ने खाना कम कर दिया लेकिन पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। और जैसे कि आपने सुना होगा कश्मीर में वो कश्मीरी पंडितों की बात जो हुई है कि वहां से विस्थापित हुए, वहां से वो चले गए, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, वहां पे तशद्दुद हुई, जेनोसाइड, रेप, मर्डर, जो भी बहुत। लेकिन आज की तारीख में जो कश्मीरी पंडित है 90% अपने पैरों पे खड़े हो गए। क्योंकि कश्मीरी पंडित परिवारों में क्या था कि कश्मीरी पंडितों ने हर समय ये बोला कि नहीं कुछ भी हो जाए सर। वो रेफ्यूजी टेंट में रह रहा था ना, जो कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू के रेफ्यूजी टेंट में, जिसमें वो कश्मीरी आदमी, उसको तो वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, वो जम्मू की गर्मी में रह रहा था, पसीना, धूप, बीमारी। उसने बच्चों की पढ़ाई में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, उसने छोटा काम कर लिया, उसने रेडी लगा ली। लेकिन बच्चों की तालीम आज की तारीख में जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है सर, वो दुनिया भर में, वॉशिंगटन डीसी से लेकर, मतलब आप डिप्लोमेसी में देखिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, पुलिस में देखिए, आर्मी में देखिए, बिजनेस में देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए, वो छा रखे। एजुकेशन जो है ना, आपने पाकिस्तानी इकोनॉमी के हवाले से जो पूछा साहब, चौधरी साहब, चाबी जो है इकोनॉमी को चलाने की मेरे नजदीक वो एजुकेशन है। जो मैं समझता हूँ वो एजुकेशन है। वो बाहर से पैसा नहीं आएगा, वो अंदर से जनरेट होता है पैसा। तो मेजर साहब ये बताइएगा कि आप किन किन पाकिस्तानी ओपिनियन लीडर्स को फॉलो करते हैं। मसलन अब्दुल बासित साहब जो हैं,
उनको आप फॉलो करते हैं, क्या कहते हैं आप, उनके वीलॉग्स देखते होंगे? सर मैं अब्दुल बासित साहब यहाँ पे हाई कमिश्नर भी थे भारत में, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा उनका टेन्योर। मैं उनके वीलॉग्स देखता हूँ अब्दुल बासित साहब के। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वही प्रॉब्लम वही है कि भारत को एक खसूसी लेंस से देखना कि भारत ऐसा है इसलिए भारत है, भारत ऐसा कर रहा है क्योंकि भारत। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज कीजिए कि कोई ये कहता है कि भारत हमें तस्लीम नहीं करता। ये मैं अक्सर पाकिस्तानियों से सुनता हूँ, भारत हमें तस्लीम नहीं करता। अब ये पाकिस्तान में ये तासुर है कि भारत तस्लीम नहीं करता, लेकिन भारत का हाई कमीशन इस्लामाबाद में है और पाकिस्तान का हाई कमीशन दिल्ली में है। एक जमाने में तो हाई कमिश्नर भी होते थे, अब थोड़ा सा विटल डाउन हो गया है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक जमाने में ट्रेड भी होती थी, लोगों का, आवाम का आना जाना भी था। तो देखिए ये एक्चुअली क्या है कि खासतौर से जो पंजाब के लोग हैं, जो बंटवारा हुआ बंगाल के अलावा, अगर कोई बंटवारा हुआ बंगाल के अलावा तो वो हुआ पंजाब का। जो बंटवारा पंजाब का हुआ नॉर्थ में, तो वो जो भारत में बुजुर्ग हैं, पंजाबी जो लोग हैं जो रेफ्यूजी आए थे पाकिस्तान से, उनकी सेंटिमेंटल जो यादें हैं वो जुड़ी हुई हैं कि हम गुजरावाला में हमारा घर था, हमारा लाहौर में घर था। अब दिस इज, जब भी वो कहते हैं ना कि बंटवारा गलत हुआ, बंटवारा गलत हुआ इन द सेंस दैट बंटवारा गलत हुआ, अब वो दे स्पीक फ्रॉम एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रू। अब देखिए अटल जी तो गए थे ना मीनार पाकिस्तान, यस। वहां पे लाल कृष्ण आडवाणी और दोनों बीजेपी के और आरएसएस के लीडर्स थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। तो इससे ज्यादा किस तरीके से कोई तस्लीम कर सकता है? तो इमोशनल चीजें अपनी जगह, प्रैक्टिकल चीजें अपनी जगह। इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कि आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। और हम कौन होते हैं साहब आपको रिकॉग्नाइज करने वाले, नहीं करने वाले? दुनिया रिकॉग्नाइज करती है पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन एक बात है तो अब चली आ रही है बात, दैट इज बिकम अर्बन लेजेंड होती है ना, वो कह के वो सच हो जाता है, वो तो सच हो गया वो। जैद हामिद और औरिया मकबूल जान को भी फॉलो करते हैं आप? मैं सबको फॉलो करता हूँ सर, मैं सबके वीडियोस देखता हूँ। और जैद अहमद साहब तो कब से वादा कर रहे हैं कि चढ़ दौड़ेंगे लाल किले पे, अभी तक आए नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं साहब, काफी टाइम हो गया जैद अहमद साहब को। तो वो तो कह देते हैं कि बस काफिरों का बस गला काटना है, बस वहां पे जाके और उनको ज़िबा करना है। तो अच्छा लगता है, वो भी बोलते रहते हैं सर, तो वो भी है। और औरिया मकबूल साहब, ये जितने भी लोग हैं सर, यही असली प्रॉब्लम ये है कि लुकिंग एट इंडिया फ्रॉम अ लेंस ऑफ रिलीजन, एक मजहब के लेंस से देखना, वो मजहब का जो चश्मा है वो ऐनक है, उसको पहन के भारत को देखना, फिर भारत को समझना बड़ा मुश्किल है सर। 130 करोड़ 140 करोड़ के मुल्क को आप मजहब के लेंस से नहीं देख सकते। इंडिया इज सिंपली टू डाइवर्स। हो सकता है पाकिस्तान में कोई लोग माने कि मुसलमानों की भाषा या मुसलमानों की जबान उर्दू है, ठीक है। जो साउथ में मुसलमान, उसमें से 90% तो उर्दू समझते नहीं है, वो तो तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। और जो तुर्की हैं वो तो मुसलमान है, वो तो उर्दू नहीं बोलते, या अरब तो नहीं बोलते, या कोई और इंडोनेशिया वाले तो उर्दू नहीं बोलते। तो ये सब कॉन्टिनेंट के भी खास एरिया की लैंग्वेज है उर्दू, नॉर्थ की तरफ की। तो इसको वेस्ट में है मुसलमान, वो ऐसी उनकी उर्दू है, बड़ी टूटी फूटी टाइप की है उर्दू। और अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो महाराष्ट्र में आप वो जब उर्दू बोलते हैं, ज्यादातर लोग जो महाराष्ट्र में मुसलमान है वो ऐसी उर्दू बोलते हैं कि आपको लगता है कि आधी मराठी बोल रहे हैं। तो सबका लैंग्वेज, सबका कल्चर अलग है। सो ये लोग औरिया मकबूल जान साहब हैं या फिर जैद हामिद हैं, ये सब लोग, लेकिन जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मैं नजम सेठी साहब को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, उनके प्रोग्राम्स को। मैं ऑब्वियसली आया ज़मीर साहब को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। और भी मुख्तलिफ लोग हैं जिनके प्रोग्राम्स में देखता हूँ और मैं फॉलो करता हूँ, और वहाँ से थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। एक जिया हैं, फूड ब्लॉगर हैं, वो अपने जब भी वो शुरुआत करते हैं उसमें चलें बोलते हैं, वो चलें, तो उनका बड़ा मशहूर है कि चलें। तो वो दिखाते हैं, अलग अलग जगह ले जाते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके वीडियोस को मैं बड़े क्लोजली देखता हूँ। आपके वो कॉमेडियन है, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ, जुनैद, मैं उनके वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी इंटेलिजेंट वीडियोस बनाते हैं। दो उसमें थोड़ा सा एक फन का, एक कॉमेडी का भी एंगल होता है, लेकिन दे वेरी इंफॉर्मेटिव। मैं खबरनाक देखता हूँ सर, आफ्ताब इकबाल साहब का,
मैं रेगुलर वॉचर हूँ खबरनाक का, खतरनाक भी रह चुका है, खबरनाक भी रह चुका है, और पता नहीं क्या क्या 10 नाम उसके बदल दिए, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं सर, हनी अलवेला है, आड़ू ग्रेनेड है, मैं सबको फॉलो करता हूँ सर। वो किस हाँ, अभी कुछ वो बदल गया है, खबरहार है, उसमें आप मुझे भी कभी कभार देख सकते हैं। और एक उनका प्रोग्राम है कसौटी, वो भी कभी जी जी देखिएगा, समा टीवी पे भी आता है वो। जी बिल्कुल सर। और मेजर साहब ये बताइएगा कि हमारे यहाँ आप समझते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बारे में क्या है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग? क्योंकि इमरान खान साहब कई दफा ये कह चुके हैं कि हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है ना, वो आड़े आ जाती है। इस आर्गुमेंट पे आप क्या कहेंगे? मैं सर, ऐसा है कि मुझे लगता है कि खान साहब गलत बोल रहे हैं। जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ था 1971 में, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी आरएसएस की नहीं थी सर, इंदिरा गांधी तो कांग्रेस की पार्टी की थी, जिसको पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि कि अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स हैं, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम्स हैं, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन पॉलिसी हमारी कांस्टेंट रही है। आज की तारीख में मोदी जी ने बुलाया था नवाज शरीफ साहब को, अपने अपने इनॉग्रेशन में बुलाया था। नवाज शरीफ साहब के पास गए भी थे वो, उनके घर में किसी की बेटी की शादी थी, तो गए थे। और अक्सर लोग कहते हैं कि वो आ गए, कैसे आ गए, क्यों आ गए, उनको जाना चाहिए था कि नहीं। लोग एक बात नहीं समझते, मोदी जी 14 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। ही इज अ वर्कर, ही इज अ मेंबर ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हार्डलाइन हिंदुत्व आइडियोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन है, एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बात भी सच है, राइट। आरएसएस के किसी भी फंक्शन में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो पूजा वहां पे भगवानों की नहीं होती, पूजा भारत मां की होती है। उसकी आरती होती है आरएसएस के फंक्शन में। मैं 50 फंक्शन में जा चुका हूं और मैंने यही देखा है, तो मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। वैसे हालत में नरेंद्र मोदी जी अगर आते हैं किसी के घर पे अनप्लान्ड विजिट के लिए, तो आप समझ लीजिए कि अपनी कितनी पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने स्टेक पे लगाई होगी। उनको जरूरत नहीं थी जाने की, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीते थे, वो क्यों खतरे में डालें अपनी पॉलिटिक्स को? क्योंकि खास किस्म का वोटर है जो कि आंख बंद करके मोदी जी को वोट देता है। वो उस वोटर को गुस्सा क्यों करें? लेकिन वो गए वहां पे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हो सकता है कि मैं नवाज शरीफ साहब से बात करूं, मियां साहब से बात करूं, हो सकता है कुछ बात बने, हो सकता है कुछ बने। वो बात बनी नहीं फॉर वेरियस रीजंस। सर, पठानकोट हो गया, उड़ी हो गया, और सारी चीजें हो गई। फिर यहां से भी फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट वगैरह वगैरह। पुराना इतिहास है, उसमें जाने की जरूरत नहीं, पुरानी तारीख है। दैट इज वाटर अंडर द ब्रिज। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब एक खान साहब ने बोल बोल के, अब आप देखिए, जब 370-35 से हटा, खान साहब ने कितना उल्टा सीधा बोला सर। ये गलत है, मोदी जो बड़ी कुर्सी पे छोटे लोग बैठे हैं, वो ज्यादतियात पे उतर आए, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुल्क के वजीर आजम को जेब देता है कोई ऐसी बातें करे। क्योंकि डिप्लोमेसी के दायरे में हम लोग बात करें तो एक 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 जिसको कहते हैं कि डिसेंसी के माहौल में बातें हों, और आप किसी से डिसएग्री कर सकते हैं। आप वो कह सकते हैं कि साहब मोदी साहब ने जो स्टेप लिया बहुत गलत किया, लेकिन पर्सनल अटैक्स करना, और मोदी जी ने उसका बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं करा। अब फिर खान साहब तारीफ करने लगे भारत की फॉरेन पॉलिसी की कि भारत की देखिए क्या जबरदस्त, भारत ने फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करा। देयर हैज बीन नो रिस्पॉन्स ऑफिशियली फ्रॉम इंडिया टू एनीबडी। एक बार जब शहबाज शरीफ साहब बने प्राइम मिनिस्टर, उनको कांग्रेचुलेशंस करा, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में, दैट्स इट। मेरी एक दफा बात हो रही थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो पीटीआई के, और वो बड़े प्लेजेंटली सरप्राइज थे वो कि जी मोदी साहब ने कभी जवाब नहीं दिया इमरान खान को। नहीं सर, वो देखिए ना, बात यह है कि अगर आप बात करते मोदी जी से, मोदी जी बात भी करते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप किसी को रोज, अब देखिए ना, खान साहब को भी थोड़ा सा ना होश के नाखून लें। आप किसी को रोज गाली देंगे, फिर आप एक जलसे में यह बोलेंगे कि मोदी जी हमारा फोन नहीं उठाते। अरे साहब, आपका फोन क्यों उठाएंगे वो? क्यों उठाएंगे आपका फोन? आप देखिए, ठीक है, हार्डलाइन हिंदुत्व में मोदी जी बिलीव करते हैं, ठीक है, और इमरान खान साहब कहते हैं कि रियासत मदीना की इमरान खान साहब बात करते हैं। ना वो गलत बात कर रहे हैं, ना मोदी जी गलत बात कर रहे हैं।
जो आपके मुल्क को सूट करता है आपको बात करनी चाहिए, जो हमारे मुल्क को सूट करता है हम बात करेंगे, राइट? लेकिन मैं बार बार चौधरी साहब यही कहता हूं जो पाकिस्तानी दोस्तों से कि गुंजाइश रहनी चाहिए कि अगर मैं आपके घर से गुजरूं तो आप बोले मेजर साहब आइए जरा चाय पीकर जाइएगा, ऐसे मत जाइए। आप नोएडा है, मैं बोलूंगा साहब बिना खाना खाने मैं आपको जाने नहीं दूंगा यहां से, आप खाना खाएं हमारे घर पे। खान साहब ने गुंजाइश खत्म कर दी, वो गुंजाइश खान साहब ने खत्म कर दी। और ये मुल्कों के बीच में कभी नहीं होना चाहिए। लड़ाई जब चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई, एक दूसरे का कत्लेआम हो रहा था, कत्तो गारत एक इंडस्ट्रियल स्केल में हो रही थी, तब भी बातचीत चलती थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में तब भी डिप्लोमेसी जारी थी, लोग आपस में बातचीत करते थे। खान साहब ने ज्यादती बातें कर करके, छोटा आदमी, बड़ी कुर्सी, हिंदुत्व, नाथसी, फाशिस्ट, ये सब चीजें यू शुड, आपके दिल में जो भी हो आप दिल में रखें अपने। क्योंकि मैं बताता हूं इससे भारत किस तरीके से लेता है, क्योंकि भारत ऐसा मुल्क है इसलिए, और ज्यादातर मुल्क ऐसे ही होते हैं। When the sitting Prime Minister of Pakistan says this, then it is understood to be Pakistan's policy. Because उन्होंने as an opposition leader ये नहीं बोला, उन्होंने as the sitting Prime Minister of Pakistan बोला। फिर इस चीज पे ताजुब करना कि साहब ये जवाब नहीं दे रहे या फोन नहीं उठा रहे, फिर तो दिक्कत। अब तो वो इस मौजूदा जो गवर्नमेंट है हमारी उसको भी फाशिस्ट कहते हैं। तो फाशिज्म इज नॉट लिमिटेड टू नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने मुझे वक्त दिया। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली एंजॉयड द कन्वर्सेशन। थैंक यू और सर। मेरी उम्मीद है, दुआ है कि मेन स्ट्रीम जो हमारे चैनल्स हैं उन पे भी इसी तरह की सिविलाइज तरीके से डिस्कशन हो, और वो अनफॉर्चुनेटली शाउटिंग मैचेस बन जाते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया अच्छा रोल प्ले कर सकता है अगर सीरियस माइंडेड लोगों को दोनों तरफ से इनवाइट किया जाए और उसको गाली गलोच का जरिया ना बनाया जाए, बल्कि एक दूसरे की बात समझने का जरिया बनाया जाए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और इसी के साथ मैं अपने नाजरीन से इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।